हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा गया होगा। आपका रिजल्ट, ये जो आपका लेक्चर है वो आपका 1 जुलाई का लेक्चर है, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो चुका है। तो यार लाइव सेशन बहुत अच्छा गया है, एक बार आप ज़रूर से लाइव सेशन देखना। मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी उसमें। तो अब हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर सॉइल मैकेनिक्स में क्या है कि हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से पहले हमने काफ़ी चीज़ें आपकी डिस्कस कर ली थी। जैसे कि आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल था कि आपका सॉइल कैसा फॉर्मेशन होता है। आपका फिजिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन पढ़ लिया था आपका, या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। इसके अलावा सॉइल मैकेनिक्स जो आपसे आपका जनरल क्वेश्चन पूछ जाता है प्रैक्टिकल वगैरह में, वो भी हमने कवर कर लिया था। अब इतना तो बेसिक मैंने सारा पढ़ा दिया था उस लेक्चर में, उसको जरूर देखना, लेक्चर नंबर 1। तो अब वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उन सब चीजों को यहाँ पे नोट डाउन करो। तो लेक्चर नंबर 2 में क्या है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है कि आपका वो नेचर में जो आपकी सॉइल है ना, वो किस तरीके से फॉर्म हुई है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन क्या है, हम उसको डिवाइड कैसे करते हैं आपका। तो यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल तो हमने पढ़ लिया था कैसे बनती है। अब हम उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी मिट्टी के जो कण होते हैं ना, उनके उत्पत्ति के आधार पर, या फिर वो कहाँ पे उनकी उत्पत्ति हुई है, उसके आधार पर जो आपकी सॉइल है वो क्लासिफाई होती है। मैंने क्या कहा, जो आपकी मिट्टी है उसके कणों का कहाँ पे उत्पत्ति हुई है, फिर उसके जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कहाँ पे फॉर्म हुए हैं, सॉइल उस हिसाब से आपकी क्लासिफाई होती है। और मेनली जो आपका दो टाइप होते हैं ना क्लासिफिकेशन के, वो आपका पहला टाइप यहाँ पे है कि आपका एक रेजिडुअल सॉइल होता है और दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो पहले हम रेजिडुअल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, रेजिडुअल सॉइल यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि लोकेटेड एट लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि ये जो आपका आपका कहाँ पे होती है, जहां पे आपका लोकेशन होता है फॉर्मेशन का, यानी कि जहां पे आपकी मिट्टी बनती है ना, उसी लोकेशन पे ये आपकी मौजूद होती है। यानी कि ये आपका कहाँ पे मौजूद होता है या फिर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये आपका जहाँ पे मिट्टी फॉर्म होती है ना, वहीं पे आपका होता है। तो आप इस चीज को अभी समझो आगे डिटेल में कि रेजिडुअल सॉइल जो होती है, रेजिडुअल सॉइल आर दोस that remain at the place of their formation as a result of weathering of parent rock। वेदरिंग मैंने समझा दिया था, पेरेंट रॉक क्या होता है मैंने समझा दिया था, हर बार नहीं समझाऊंगा ये सब चीजें। तो रेसिडुअल सॉइल आपकी वो मिट्टी होती है जो अपने स्थान पे मौजूद होती है, वहीं पे जहां पे वो पैदा हुई है ना, वहीं पे वो सॉइल होती है, वो कहीं और नहीं जाती है। उसी को आपका रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। डेफिनेशन भी इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए है कि आपका जो आपका प्लेस ऑफ देयर फॉर्मेशन का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लेस ऑफ देयर फॉर्मेशन, यानी कि जहां पे उसकी उत्पत्ति हुई है वहीं पे वो आपकी मौजूद होती है, वहीं पे रिमेन रहती है। यहाँ पे लिख भी रखा है एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। यानी कि जो आपके पेरेंट रॉक की वेदरिंग होती है ना, उसका रिजल्ट होता है आपका कौन सा, रेजिडुअल सॉइल। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द डेप्थ ऑफ रेजिडुअल सॉइल डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी कि आपकी जो मिट्टी की गहराई होती है ना आपकी रेजिडुअल सॉइल की, वो डिपेंड किस पे करती है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब आपका मौसम का कैसी वहां पे स्थिति है, उस हिसाब से आपका जो डेप्थ है या फिर गहराई है उसका वो आपकी डिसाइड होती है। एंड द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू डीस रॉक्स टू जियोलॉजिकल साइकिल। और ये जो पत्थर होते हैं ना जहां से आपकी मिट्टी बनती है, तो ये जियोलॉजिकल साइकिल या फिर जो आपकी वेदरिंग साइकिल होती है ना, ये कितने टाइम तक उससे मतलब एक्सपोजर में थे, एक्सपोजर मतलब कांटेक्ट में थे, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डेप्थ होती है ना रेजिडुअल सॉइल की, वो डिपेंड करती है। यहाँ पे मैंने दो चीज कही है, पहला आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि मौसम की कैसी स्थिति है, कंडीशन कैसी है, और दूसरा आपका एक्सपोजर, मतलब कितने समय तक जो आपके जो पत्थर है ना, ये वाले पत्थर जिनसे मिट्टी बनी है, वो कितने समय तक आपका वेदरिंग के कांटेक्ट में थे, या फिर एक्सपोजर टू जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल मतलब सेम वही है, आपके नेचर में जो भी आपके वेदरिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि आपका विंड हो गया, आपका बर्फ हो गया, उनसे कितने टाइम तक कांटेक्ट में थे, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दीज सॉइल्स आर फाउंड डायरेक्टली ओवर पेरेंट रॉक। यानी कि आपकी मिट्टी होती है ना, ये आपकी जो बेड रॉक होती है या फिर जो मेन रॉक होती है ना, वहीं पे आपकी पाई जाती है। ओवर मतलब वैसे तो उसके ऊपर या फिर आसपास होता है, लेकिन ये जो आप सीधे सीधे ये पॉइंट में समझो कि ये जो मिट्टी होती है ना, ये डायरेक्टली वहीं पे मिलेगी आपको जहां पे ये फॉर्म हुई है। ये कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं होती, यानी कि हवा से कहीं नहीं जाती या फिर पानी के बहाव से नहीं जाती कहीं पे। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। यहाँ पे सारा बेसिक में था, एक बार आप इसको देख लो सारा, इसको आप चाहो तो लिख लो या फिर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो दूसरा टाइप है आपका सॉइल का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आपका कौन सा, आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल। देखो, आप ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए वैसे तो कि इसका नाम में आपका ट्रांसपोर्टेड है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, आपका सामान या फिर कोई वस्तु को
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ले जाना होता है उसको आपका ट्रांसपोर्टेशन कहता है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब भी सेम यही है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब, मैं कभी भी कहता हूँ ये चीज आपको, हमेशा ये चीज आपको कहता हूँ मैं, कि शब्द का मतलब समझ जाओगे तो यहाँ पे जो चीज है वो आपको आसान लगेगी। तो पहली चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर दो सॉइल विच आर फॉर्म्ड एट लोकेशन फार अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि ये जो आपकी मिट्टी होती है ना, जो ये आपकी आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब क्या है कि उसे ट्रांसपोर्ट करा गया है, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको वहां पे मिलेगी जो कि आपकी लोकेशन होगी ना, वो बहुत ज्यादा दूर होगी आपके ओरिजिन से, या फिर आपका जो प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जहाँ पे आपकी जहाँ पे फॉर्मेशन हुई है या फिर जहाँ पे उसकी उत्पत्ति हुई है, उससे काफी दूर आपको ये जो मिट्टी है आपको मिलेगी। तो यही सारा इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर दोस सॉइल, मतलब ये वो मिट्टी होती है विच आर फॉर्म्ड एट लोकेशंस, ये उस जगह पे आपके मिलती है या फिर उस जगह पे आपकी फॉर्म होती है जो कि बहुत ज्यादा दूर होती है उत्पत्ति की जगह से। यानी कि जहां पे वो फॉर्म हुई है या फिर जहां पे उसकी उत्पत्ति हुई है ना, उससे काफी ज्यादा दूर होती है। या फिर यहाँ पे और लिखा हुआ है और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरेंट लोकेशन टू अ न्यू लोकेशन। पेरेंट लोकेशन मतलब क्या है, पेरेंट का मतलब क्या है यहाँ पे सीधा सा मतलब, आपका जो पेरेंट मतलब है कोई बड़ा रॉक होगा, और पेरेंट मतलब सीधे सीधा आप पेरेंट समझो एक तरीके से, पेरेंट मतलब माँ बाप जैसे होते हैं ना, वैसे ही आपका पेरेंट लोकेशन है कि मतलब जो मेन लोकेशन है उससे वो एक नई लोकेशन पे आपको मिलती है। जो आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ना, ये आपकी ना आपको नई लोकेशन पे मिलेगी, ये आपको वहां पे नहीं मिलेगी जहां पे इसकी उत्पत्ति हुई है, ये आपको उससे या तो काफी दूर मिलेगी जैसे कि पहला लाइन में लिखा हुआ है, या तो फिर आपकी जो तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट होगी, मतलब वो लाई जाएगी वहां पे न्यू लोकेशन पे, वो न्यू लोकेशन पे लाई जाएगी आपकी पेरेंट लोकेशन से। पेरेंट लोकेशन से मतलब जहां पे उत्पत्ति हुई है वहां से वो नई लोकेशन पे लाई जाएगी, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज। देखो अब कोई अगर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कोई ना कोई एजेंसी जरूर होगी यहाँ पे, या फिर कोई ना कोई फैक्टर वहां पे होंगे। तो फैक्टर कौन कौन से हैं आपके, विंड, वाटर, ग्लेशियर, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपका हवा की वजह से ना आपकी मिट्टी ट्रांसपोर्ट होती है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा वाटर की वजह से जब आपकी ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ग्लेशियर की वजह से होती है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब क्या होती है। वो एजेंसीज द्वारा आपकी जो मेन लोकेशन होती है, मेन लोकेशन से वो नई लोकेशन पे आपकी मिलती है आपको, या फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है। इतना इस पॉइंट में था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आपके जो दो क्लासिफिकेशन थे ना आपके, रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो यहाँ पे अब हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल का थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जो आपके ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसका पहला क्लासिफिकेशन क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। पहले तो आप इसे नाम से ही समझ जाओ कि यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है। वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब पानी की हेल्प से जो आपकी मिट्टी है उसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे, वो एक्चुअली नेचर में अपने आप एक प्रोसेस होगी। और इसका जो मोस्ट कॉमन जो नेम आपसे पूछता है वो होता है एलुवियल सॉइल। देखो आपसे कभी एग्जामिनर ना ये चीज नहीं पूछेगा कि आपका वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है, वो डायरेक्ट कहेगा कि एलुवियल सॉइल क्या होता है। तो आपको नाम एकदम से ये याद होना चाहिए कि वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। एक नंबर यहाँ से कंफर्म कर लो अपना, इसको आप साथ में नोट डाउन जरूर करना इन सब चीजों को। और यहाँ पे क्या है कि अब हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल उसके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा पूरा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट कि रनिंग वाटर इज द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ तक लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है आपको समझ आ गई कि सबसे ज्यादा जो असरदार एजेंट होता है या फिर कारक जो होता है ना आपका ट्रांसपोर्टेशन का, वो आपका कौन सा होता है, वाटर। कि मतलब पानी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा असरदार वो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग एक्शंस, यानी कि जो वेदरिंग की वजह से जो भी आपके प्रोडक्ट बने या फिर जो आपका लास्ट में आपको मिला है ना, मिट्टी जो आपको मिली है, वो आपकी घसीटी जाती है या फिर आपका ड्रैग करी जाती है बाय फ्लोइंग वाटर। जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो सारा जो भी आपका वेदरिंग का जो लास्ट में बचता है, जो मिट्टी आपको मिलती है, उस सबको एक तरीके से घसीट के ले जाता है अपने साथ। मिट्टी हमेशा ही जो होती है वो पानी के साथ बह जाती है, ये आपने सुना होगा पहले ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ना ये पूरा एक पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है, ये पूरा पॉइंट मैं आपको इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। कहीं पे अगर मान लो कोई एरिया है, यहाँ पे अगर आपकी बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा आपकी जो पानी का है एकदम फ्लो स्पीड में आ रहा है, हाई स्पीड में आपका जो फ्लो है वो आपका पानी का है, तो यहाँ पे क्या होगा, को जो पानी का कलर होगा ना वो थोड़ा मिट्टी के जैसा होगा, मतलब आपको थोड़ा गंदगी दिखेगी उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं गंदगी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, जो आपके जो गंदगी है ना वो किसकी वजह से है, वो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स या फिर जो सस्पेंशन है उसकी वजह से आपका इसका रंग ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पानी है जब आपका ऐसे रंग का होता है, जो तो जो इसमें मिट्टी घुली हुई होती है ना, वो ज्यादा दूर तक जाती है
और यहाँ पे ना जो ये पानी जैसे कि आपका नदी है, इसका लेवल है, तो इसके नीचे भी तो आपका कुछ मिट्टी वगैरह होगी जो आपकी ट्रांसपोर्ट होगी। वो आपके जो हैवी कण होंगे ना, या फिर जो भारी कण होंगे आपके, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो आपके ना थोड़ा कम डिस्टेंस तक जाएंगे, और जो आपके ये घुले हुए पार्टिकल्स है ना, जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो ज्यादा दूर तक जाएंगे। ये आप समझ गए होंगे, ये बाढ़ का एग्जांपल मैंने आपको दिया है यहाँ पे। इसको आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि ये आपका कौन सा सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और ये आपका क्या है, हैवी पार्टिकल्स है। ये आप ऐसे समझ सकते हो उस चीज को। तो अब ये पूरा जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, द लाइटर एंड स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, यानी कि जो आपकी मिट्टी के स्मॉल कण होते हैं या फिर छोटे कण होते हैं और हल्के कण होते हैं, वो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। मे बी कैरिड इन सस्पेंडेड ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंस, यानी कि वो आसानी से आपका कैरी हो सकते हैं लंबी दूर तक। यानी कि अगर दूर तक आपको मिट्टी जो आपको मिलेगी ना, तो वो आपके सस्पेंशन की वजह से होगी। और यहाँ पे ना एक और पॉइंट लिखा है, वाइल द हैवियर वंस, यानी कि जो आपके भारी कण होंगे, मे रोल अलोंग द बेड। अलोंग द बेड का मतलब क्या है, जो आपका तल है ना, जो आपकी नदी या फिर जो आपके तालाब है, उसका जो तल होता है, उसके नीचे, जैसे कि आपके तल है ना, इसको आपका ग्राउंड समझो एक तरीके से। तो जो आपके भारी पार्टिकल्स होंगे ना, वो यहाँ पे लुढ़क लुढ़क के जाएंगे। जैसे कि आपके पार्टिकल्स है, तो ये यहाँ पे रोल होके जाएगा, आगे 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 आपका रोल होके जाएगा, आगे आगे आपका रोल होगा बस। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ, और ये आपका शॉर्टर डिस्टेंस तक जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट लिख रखा है, हैवियर वंस में रोल अलोंग द बेड कवरिंग शॉर्टर डिस्टेंस। कवरिंग शॉर्टर डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, जो आपका तल है, यहाँ पे जो आपके भारी पार्टिकल्स होंगे ना, वो रोल होके जाएंगे या फिर लुढ़क के जाएंगे आगे आगे, और वो आपका शॉर्टर डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी कि आपकी कम दूरी कवर करेंगे। ये इस पूरे पॉइंट पर लिखा हुआ था। आई होप इतना आपको इजी लैंग्वेज हमको समझ आ गया होगा। तो क्या करना है, इसका एक बार आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। एलुवियल सॉइल के हम 2 टाइप और पढ़ते हैं आगे, तो उनको भी आप इसके बाद लिखना। तो पहले आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथ में। अब आपका जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल था, हमने ये तो पढ़ लिया कि आपका जो वाटर की हेल्प से जो आपका ट्रांसपोर्ट सॉइल होती है, इसे वाटर ट्रांसपोर्ट सॉइल कहते हैं या फिर एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब उसके 2 टाइप्स होते हैं, उसको हम जल्दी से यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि 2 टाइप कौन से हैं। तो पहला यहाँ पे इसका नाम ना थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ लेकोस्ट्राइन सॉइल। लेकोस्ट्राइन की स्पेलिंग देख लो, LACUSTRINE, या फिर लेकोस्ट्राइव, लेकोस्ट्राइन या फिर लेकोस्ट्राइव सॉइल। आपको सिर्फ नाम इसका देख लो एक बार, उसको नोट डाउन कर लो। आपको मैं सिरे सिरे बताता हूँ कि सॉइल क्या होती है। जो ये सॉइल जो होती है ना, जब बहता हुआ पानी जो है आपका, जो सॉइल को कहाँ कैरी करता है, आपका लेक्स में। जब आपका तालाब वगैरह, लेक्स वगैरह में जब आपकी सॉइल जाती है पानी की हेल्प से, तो उसे आप लेकोस्ट्राइन सॉइल कहते हो। और जब क्या होता है कि आपका समुद्र के पास या फिर आपका ओशन वगैरह में जब आपका जो मिट्टी है ना, वो आपकी पानी की हेल्प से वहां पहुंच जाती है, तब हम उसे मरीन सॉइल या फिर मरीन डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। अब जल्दी से इस डेफिनेशन को अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर्म व्हेन फ्लोइंग वाटर कैरीज द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। यानी कि सेम वही चीज है कि सारी वो मिट्टी हो गई, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ मिट्टी जो कि आपकी बनती है कब, जब फ्लोइंग वाटर जो आपका होता है ना, जब का पानी, बहता हुआ पानी जो होता है, वो वेदरिंग के प्रोडक्ट को कैरी करता है। वेदरिंग का प्रोडक्ट आपका कौन सा है, सॉइल है। तो वो सारी मिट्टी इसके अंदर आती है, जो कि आपकी लेक्स वगैरह में आपकी डिपॉजिट होती है या फिर आपको वहां पर मिलती है। तो वो आपकी कौन सी हुई, लेकोस्ट्राइव या फिर लेकोस्ट्राइन सॉइल। और जो आपकी जितने भी टाइप की मिट्टी होती है ना, जो कि आपकी फ्लोइंग वाटर जो आपका कैरी करता है सॉइल को, जो आपका ओशन और सी में, आपका जो भी फ्लोइंग वाटर है ना, अगर मिट्टी को समुद्र में या फिर ओशन में कैरी कर रहा है, तो वो आपका कौन सा है, मरीन सॉइल। यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो थोड़ा यार यहाँ पे ना इतना डार्क नहीं लिखा हुआ मरीन सॉइल, क्योंकि जो मेरा मार्कर है अभी वो खत्म हो चुका है, और मैं रात को तो जा नहीं सकता हूँ इंक लेने के लिए। तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेना, अगर थोड़ा इंक बची हुई होगी ब्लैक मार्कर की तो मैं देख लूंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मरीन डिपॉजिट आपको समझ आ गया। मरीन मतलब आपकी जो मिट्टी है, डिपॉजिट वगैरह, वो कहाँ जाएगी, आपकी ओशन और सी में। और लेकोस्ट्राइन सॉइल मतलब क्या है कि आपका वो कहाँ जाएगी, लेक्स वगैरह में या फिर तालाब वगैरह में जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया। आप जल्दी से ना इसको एक बार नोट डाउन कर लो, या फिर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। अब यहाँ पे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका क्या है, आपने वाटर ट्रांसपोर्ट सॉइल पढ़ लिया था, उसके टाइप पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे क्या है कि आपका विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। देखो शब्द का मतलब समझो, विंड ट्रांसपोर्टेड मतलब हवा की हेल्प से या फिर आपकी जो वायु है उसकी हेल्प से आपकी जो मिट्टी होगी उसे ट्रांसफर करा जाएगा या फिर ट्रांसपोर्टेड करा जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल या फिर एओलियन डिपॉजिट हम इसे कहते हैं। तो आप इसका ना एक बार नाम देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एओलियन डिपॉजिट। एओलियन डिपॉजिट या फिर एओलियन सॉइल, दोनों आप इसे कह सकते हो। स्पेलिंग देख लो, AEOLIEN, AEOLIAN स्पेलिंग मैंने बता दी है। तो यहाँ पे विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है कि यहाँ पे सीधे सीधे पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। आपको भी ना पेपर में अगर आपसे पूछता है तो आपको पॉइंट वाइज से लिखना है, ये ज्यादा सही होता है, उससे नंबर भी अच्छे मिलते हैं।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ पावरफुल ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। आपका जो सबसे पावरफुल एजेंट है, ऐसा तो कोई है नहीं, सबसे पावरफुल कौन सा है, आपका विंड भी आपका ट्रांसपोर्टेड एजेंट है, बहुत ज्यादा पावरफुल, और आपका वाटर। लेकिन जो आपका विंड है ना, इसमें कुछ एडवांटेज है कि इसमें क्या है कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय फाइन डस्ट इन द विंड, जो कि आपके हवा में ना जो फाइन डस्ट होती है वो पॉसिबल ही नहीं है कि उतनी डिस्टेंस तक कोई कवर कर सके जितना आपकी फाइन डस्ट कवर करती है ना विंड में। मतलब सीधे सीधे जो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी डस्ट होती है ना आपकी हवा में जो ट्रेवल करती है डिस्टेंस तक, वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है। उसके मुकाबले अगर आप वाटर से कंपैरिजन करोगे तो वो उतने डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी। बेशक आप अगर बोलोगे कि वाटर तो मतलब ऑल ओवर रिवर की हेल्प से आप फ्लो करता है, लेकिन ये भी देखो कि वो हर जगह आपका नहीं पहुंच सकता। आपकी जो सॉइल होती है ना वो आपकी हर जगह नहीं पहुंच सकती है, सिर्फ उसी जगह पहुंच सकती है जिस जगह आपका वाटर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे सेम वही पॉइंट लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस आपकी जो फाइन डस्ट कवर करती है ना हवा की हेल्प से, इट इज नॉट पॉसिबल बाय एनी अदर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। मतलब और कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जैसे कि आपका ग्लेशियर हो गया या फिर आपका पानी हो गया ना, वो इतने दूर तक आपकी सॉइल को आपको ट्रांसफर नहीं कर पाएगा या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा जितना आपकी विंड करती है। और वो कौन सी करती है, फाइन डस्ट को जब ट्रांसपोर्ट करती है। सेम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ विंड इरोजन आर साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेड एंड कैरिड अवे। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनता है ना, आपका जो वेदरिंग का प्रोडक्ट बनता है, या फिर जो विंड इरोजन मतलब क्या है कि आपके जो पत्थर पे ना हवा का जो प्रभाव पड़ता है या फिर उसका असर पड़ता है, उससे क्या होता है सॉइल आपकी बनना शुरू होती है। और वो क्या होती है, जैसे कि आपका हवा आपके पत्थर से टकराती है तो साइमल्टेनियसली मतलब उसी टाइम एकदम से आपका जो विंड है वो आपकी सॉइल को ट्रांसपोर्टेड कर देती है या फिर वहां से ले जाती है। कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड का ये मतलब है कि वहां से ले जा लेती है। जैसे आपका विंड इरोजन आपका होता है वहां पे, जैसे कि पत्थर में आपकी हवा टकराई बहुत स्पीड से, वहां पे आपके सॉइल के पार्टिकल्स निकलना शुरू हुए, तो वो साथ साथ में आपके कैरिड अवे होंगे या फिर आपको ट्रांसपोर्टेड होंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जितनी भी टाइप की सॉइल होती है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल कैरिड एंड डिपॉजिट बाय विंड, यानी कि जो विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से आपकी ले जाई जाती है और डिपॉजिट हो जाती है, उनको हम आपका विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, सारा बेसिक से बता रहा हूँ। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो में एक बार बैक जाना और शुरुआत से सारी चीजें पढ़ना और लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना, तभी आपको ये समझ आएगा आगे का। तो एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे अब आपका ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल आपका आता है। मेरे को मालूम है कि यार इतने सारा टाइप्स जो है आपको लिखने में टाइम लग रहा है, तो यार मैं इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके ना इन सब चीजों को आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहो। और देखो यार यहाँ पे ना जो थ्योरी वाला पार्ट है, सॉइल मैकेनिक्स आपका 90% या फिर 95% आपका थ्योरी बेस है, आपको सिर्फ 5% न्यूमेरिकल आते हैं और उनको आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि अगर मेरे से न्यूमेरिकल होते हैं तो आपको न्यूमेरिकल भी साथ में कराऊंगा। तो यहाँ पे ना अभी आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और इसके बाद ज्यादा नहीं, इसके बाद एक और इसका क्लासिफिकेशन बचता है और सारे आपके ईजी हैं। इसके बाद आपका इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन आता है, उसमें आपका 3 टाइप्स आते हैं, वो तीनों मैं आपको एक ही बार में कवर करा दूंगा या फिर आपको 2 तो एक ही बार में कवर करा दूंगा। तो वीडियो की लेंथ को ना मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आधे घंटे से ज्यादा मैं कोई लेक्चर नहीं करूंगा आपका। तो यहाँ पे क्या है कि ग्लेशियल ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जिसे हम ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे आपका ग्लेशियल ड्रिफ्ट, यहाँ पे स्पेलिंग देख लो, GLACIEL ग्लेशियल, और ड्रिफ्ट की स्पेलिंग आप देख लो। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी सॉइल होती है ना, वो ग्लेशियर, जो आपके मूविंग ग्लेशियर होते हैं ना, जब वो पिघलते हैं तो उनके साथ साथ वो ट्रेवल करती है। इनको आप ग्लेशियल ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं या फिर ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल या फिर ग्लेशियल ड्रिफ्ट उन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि ऑल द ग्लेशियर ग्रो एंड मूव। पहले तो आपका ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो आपके ग्लेशियर होते हैं ना, वो आपके जैसे मतलब आपके बड़े होते हैं या फिर आपके बहुत ज्यादा ग्रो हो जाते हैं तो वो मूव करना शुरू करते हैं। दे कैरी विद देम सॉइल्स वेरिंग इन साइज, यानी कि आपके जो वो आपके साथ ना जब वो ग्रो करते हैं तो वो मूव करते हैं ना, तो अपने साथ अपनी जो मिट्टी है ना, जो उनके आसपास होती है प्रेजेंट, जो आपके डिफरेंट साइज की हो सकती है, चाहे वो आपका फाइन ग्रेन हो चाहे वो आपका कोर्स ग्रेन हो। अब फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन आपको पता होगा, पहले से नाम से समझ जाओ कि फाइन ग्रेन है मतलब जो आपके दाने जैसे साइज के होते हैं ना, फाइन बहुत ही बारीक दाने जैसे साइज के होते हैं, फाइन ग्रेन साइज के, और वो आपके बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज तक आपके चले जाते हैं। यानी कि आपके जो आपने कोई हिमालय वगैरह देखे होंगे ना, फिर आपने कोई आपका ऐसा जगह देखी होगी जहाँ पे आपकी बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे क्या होता है, जो आपकी अगर सॉइल वहां पे प्रेजेंट होती है तो जो आपके जो ग्लेशियर होते हैं जहाँ वो मूव करते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर, तो अपने साथ वो जो सॉइल अपने साथ ले जाते हैं ना, वो डिफरेंट साइज की होती है। वेरिंग इन साइज का मतलब है वो आपकी डिफरेंट साइज की होती है, फ्रॉम फाइन ग्रेन पार्टिकल्स, यानी कि आपके वो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, और वो आपके ह्यूज बाउंड्रीज, यानी कि आपकी बड़ी बड़ी जो बाउंड्रीज वगैरह होती है ना,
आपके किसी कंट्री की या फिर किसी भी एरिया की, तो वहां तक वो ट्रैवल करती है। आप कौन? आपके सॉइल, जो कि आपके ग्लेशियर की हेल्प से मूव करते हैं। यहाँ पे लिख रखा है कि सॉइल गेट मिक्स्ड विद द आइस एंड ट्रांसपोर्टेड फार अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशन। यानी कि मान के चलो कि अगर आपकी सॉइल एक जगह पे आपकी बनी है तो वो बर्फ के साथ मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे आइस लिखा हुआ है या फिर स्नो, बात एक ही है। तो वो आपके आइस या फिर स्नो के साथ मिक्स हो जाती है और वो ना ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत दूरी तक आपकी जो सॉइल है वो चली जाती है। किसकी हेल्प से? आपकी ग्लेशियर की हेल्प से। यहाँ पे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, कहाँ से? मतलब ओरिजिनल पोजीशन से वो बहुत दूर तक चले जाती है आपकी कौन? सॉइल, आपकी ग्लेशियर की हेल्प से। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सॉइल ऑफ हेट्रोजीनस नेचर। देखो आपको हेट्रोजीनस, होमोजीनस ये सब तो पता होगा ना आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस पता होने चाहिए। होमोजीनस मतलब, होमो मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स और हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जो मिक्सअप नहीं हो पाते हैं अच्छे से। हेट्रोजीनस में वो होते हैं। तो जो सॉइल होती है ना वो हेट्रोजीनस नेचर की होती है, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो आपके मतलब मिक्स नहीं होते हैं अच्छे से। तो हेट्रोजीनस नेचर के जो आपकी सॉइल होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है और डिपॉजिट होती है ग्लेशियर की हेल्प से। जो आपके मूविंग ग्लेशियर है ना उनकी हेल्प से जब ये आपकी जो सॉइल है वो डिपॉजिट होती है और ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसी को हम आपका ग्लेशियर सॉइल कहते हैं। ग्लेशियर सॉइल या फिर इसका दूसरा नाम ग्लेशियल ड्रिफ्ट। वैसे तो ये आपका एमसीक्यूज में कभी अगर आता है कॉम्पिटिटिव में तो अलग बात है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत तो सब चीज है यार। यहाँ पे कोई भी चीज आप स्किप मत करो। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। आगे समझ तो अच्छी बात है, इसको आप नोट डाउन करो या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब इसमें क्या है कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपकी लास्ट टाइप की सॉइल आती है। वो आपकी कौन सी है? ग्रेविटी सॉइल। देखो ग्रेविटी सॉइल कहो या फिर आपका ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल कहो, देखो इसका ओवरव्यू बता देता हूँ मैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो जैसे कि आपके पहाड़ वगैरह है ना कहीं पे, वहां पे आपके जो चट्टान वगैरह के टुकड़े होते हैं, जैसे कि आपके पत्थर के टुकड़े होते हैं या फिर जो सॉइल होती है, वो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा दूर तक चले जाती है। ग्रेविटी की वजह से मतलब आपको पता होगा ना, गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हो ग्रेविटी, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल है फिर जबकि रॉक्स के टुकड़े होते हैं ना, वो मतलब जो सॉइल बनते हैं आखिरकार आपके, तो वो थोड़ा डिस्टेंस तक ही ट्रेवल करते हैं। वो ज्यादा दूरी तय नहीं करते हैं, फिर ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं करते हैं। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सॉइल रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं, सॉइल रॉक के फ्रेगमेंट मतलब जो टुकड़े वगैरह होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेड करते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस। वो मतलब ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाते। ज्यादा दूरी से अब ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं। जो आपका ग्लेशियर था या फिर आपका विंड था या फिर एयर था, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते थे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सेम वही आपका ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट के कारण आपकी जो सॉइल है वो आपके मूव करती है या फिर आपकी शॉर्ट डिस्टेंस तक चली जाती है। एंड डिपॉजिटेड ऑन स्टीप स्लोप, यानी कि आपकी जो खड़ी चढ़ाई जो आपकी होती है ना, एकदम स्टीप स्लोप, पता किसे कहते हैं? जैसे कि आपका ये एकदम स्टीप स्लोप है। स्टीप मतलब एकदम खड़ी आपकी ढलान है या फिर आपकी खड़ी चढ़ाई है ना, वहां पे ना ये आपकी डिपॉजिट होती है, वहां पे डिपॉजिट होती है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल। यानी कि ये ग्रेविटी की वजह से डिपॉजिट हुई है, ग्रेविटी की वजह से ये एक जगह से ट्रांसपोर्ट हुई है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि आपकी एक जगह से ट्रांसपोर्ट हुई है और दूसरी जगह जाके ये ग्रेविटी की मदद से यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, यहाँ कहीं पे। आपकी चढ़ाई आपको दिख रही होगी ना, एकदम स्टीप मतलब एकदम खड़ी होती है। फिर चाहे वो आपकी चट्टान हो या फिर आपका कोई स्लोप हो, स्लोप आपको पता है ढाल होती है, तो ये स्लोप है। अगर आप इसे ऐसे देख रहे हो तो एकदम आपकी मतलब खड़ी है, और अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो एकदम आपकी डाउनवर्ड स्लोप है आपकी। तो यहाँ पे ना जो आपकी मिट्टी है या फिर आपकी सॉइल है वो डिपॉजिट हो जाती है, इसीलिए इसको हम ग्रेविटी सॉइल कहते हैं। इतना सही इसमें था, कुछ ज्यादा इसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रेविटी सॉइल में क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से या फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपकी जो सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट करती है और एक जगह पे डिपॉजिट होती है। और वो कौन सी जगह पे डिपॉजिट होती है? आपकी स्टीप स्लोप में। स्टीप स्लोप आपकी ऐसे में देखो तो आपकी स्टीप स्लोप है, यानी कि खड़ी एकदम चढ़ाई जैसी है, स्लोप है, जहां पे डिपॉजिट हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। तो इतना आपको समझ आ गया। आप चाहो तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके वीडियो का लास्ट पार्ट आता है आपका इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। तो इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है, बस आपका 3 टाइप का क्या है कि आपके साइज के बेस पे आपका 2 तो यहाँ पे साइज के बेस पे है, और एक आपके एक्स्ट्रा है आपका, उसको मैं आपको पढ़ाता हूँ जल्दी से। और ना कोई ये कमेंट मत करना यार कि आपकी थोड़ा शक्ल चेंज हो गई, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये मैं थोड़ा लेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार मैंने शेविंग वगैरह करी थी, वैसे तो मेरे को पूरा बाल वगैरह अच्छे से काटने थे, तो यार वो चीज नहीं हो पाई। पर चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन देते हैं, यानी कि देखते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हमने उससे कैसे क्लासिफाई करा है किसी सॉइल को।
तो हम उससे पहले तो मेन दो टाइप से होते हैं। तो पहला टाइप क्या है आपका, कोर्स ग्रेन सॉइल और ग्रेनुलर। ग्रेनुलर मतलब समझते हो आप, ग्रेनुलर जो यहाँ पे वर्ड है ना, इसका अर्थ है यहाँ पे जो दाने दाने टाइप के होते हैं ना, ऐसे से थोड़े बड़े बड़े दाने होते हैं। कोर्स मतलब बड़ा साइज का होता है, फाइन मतलब जो इनसे भी छोटे होते हैं। तो ये आप समझ गए कि कोर्स और फाइन में क्या अंतर होता है। तो बाकी कुछ नहीं है, इसको मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ। द सॉइल विच कंसिस्ट ऑफ कोर्स साइज पार्टिकल्स। देखो सीव एनालिसिस अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो वहां पे आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि कोर्स किसे कहते हैं, फाइन किसे कहते हैं। यहाँ पे कोई साइज नहीं लिखा हुआ मैंने, क्योंकि आपके लिए अभी सिर्फ ये जानना जरूरी है कि आपका दो टाइप की सॉइल होती है, एक ग्रेनुलर सॉइल होती है और दूसरा आपका फाइन ग्रेन सॉइल होती है। तो यहाँ पे आपके कोर्स साइज पार्टिकल होते हैं आपके, या फिर आपके कोर्स ग्रेन होते हैं। आपके कोर्स ग्रेन जो आपके होते हैं उन्हीं को हम कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं। मतलब ऐसी सॉइल जिसके अंदर कोर्स साइज के पार्टिकल होते हैं, यानी कि थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, या फिर कोर्स ग्रेन टाइप के पार्टिकल। ग्रेन मतलब थोड़ा इस टाइप के पार्टिकल्स होंगे, ऐसे बड़े बड़े दाने टाइप के पार्टिकल्स होंगे, उनको आपके हम क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन, या फिर उन्हें हम ग्रेनुलर सॉइल कहते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इट इज ऑल्सो नोन एज कोहेजन लेस सॉइल। देखो यहाँ से एक नंबर में तो जरूर ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आपका कोहेजन लेस सॉइल कौन सी है, या फिर आपकी ग्रेनुलर और आपकी फाइन ग्रेन सॉइल में से आपका कोहेजन लेस किसमें है। कोहेजन किसको समझ नहीं आया अभी काफी स्टूडेंट ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जिनको कोहेजन का मतलब ही नहीं पता है। एडिशन मतलब पता है, एडिशन भी सुना होगा यार, अपने अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में चीज तो पढ़ी होगी। एडिशन मतलब क्या होता है, जब से डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच आपका बॉन्ड बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है या फिर अट्रैक्शन बॉन्ड बनता है। जैसे कि आपका डिफरेंट डिफरेंट आपके पार्टिकल्स है, इनके बीच जब आपका एक फोर्स काम करता है जो इन्हें बांध के रखता है, उसको हम एडिशन कहते हैं। ये तो आपके डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच होता है। कोहेजन मतलब क्या होता है, कोहेजन मतलब जो यहाँ पे पार्टिकल्स तो सेम होंगे, पार्टिकल्स आपके जो होंगे ना यहाँ पे वो सेम टाइप के होंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का था, यहाँ पे क्या होगा, जो कोहेजन होगा उसमें सेम टाइप के जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, फिर आपस में वो चिपके रहेंगे, उसी को आपका कोहेजन कहते हैं। अब इतना बेसिक से मैंने समझा दिया कोहेजन क्या होता है। तो ये जो मिट्टी आपकी होती है ना, वो आपकी कोहेजन लेस सॉइल होती है। और ग्रेनुलर सॉइल हम इसे क्यों कहते हैं, ये आप यहाँ पे समझ गए, क्योंकि इनके अंदर ना कोई भी कोहेजन नहीं होता। ये दाने जैसे क्यों है, क्योंकि आपस में बांध के नहीं आते, इनके अंदर ना कोहेजन नहीं होता बिल्कुल भी। ये जो पार्टिकल्स हैं, सेम सेम पार्टिकल जो होते हैं ना मिट्टी के, लगभग मिट्टी में 90% तक लगभग सेम पार्टिकल्स ही होते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बांध के नहीं रह पाते हैं, इसलिए लोग इसको यहाँ पे कोहेजन लेस सॉइल लिखा हुआ है। कोहेजन लेस मतलब उसके अंदर कोहेजन नहीं है। कोहेजन आप समझ गए, उसके अंदर नहीं है। तो मतलब कोहेजन क्या होता है वो मैंने समझा दिया अभी। और इसे हम ग्रेनुलर सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दाने होते हैं ना, दाने टाइप के होते हैं। दाने कभी आपस में चिपकते हैं, नहीं चिपकते हैं ना, इसीलिए इसका नाम ग्रेनुलर सॉइल रखा हुआ है। एज देयर इज नो कोहेजन और कोहेसिव फोर्स। सेम वही चीज मैंने आपको समझाई कि यहाँ पे ना कोई कोहेसिव फोर्स है, ना कि यहाँ पे कोई कोहेजन है। कोहेसिव फोर्स कहो या फिर आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का जो फोर्स होता है ना, वो आप कहो। कोहेजन फोर्स भी सही है आपका कहने का। एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, सेम वही चीज है कि पार्टिकल के बीच अगर कोई कोहेसिव फोर्स काम नहीं करेगा, जो सेम टाइप के पार्टिकल्स को नहीं बांध पाएगा ऐसे सॉइल में, इसलिए हम इसको कोहेजन लेस सॉइल कहते हैं। यहाँ पे टू बाइंड देम टुगेदर मतलब सेम वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया, बस डेफिनेशन के फॉर्म में। इसको आप साथ साथ में नोट डाउन कर लेना, और वही यहाँ पे पूरा समझा रखा है, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया पूरा। अब आपका आता है फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल मतलब क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल मतलब जो इसका साइज होगा ना वो कोर्स ग्रेन से छोटा होगा, इसीलिए इसका नाम फाइन ग्रेन है। कभी आपने सीव एनालिसिस पढ़ा होगा ना, तो कुछ सीव्स जो आपकी माइक्रोन में होती है वो आपकी फाइन ग्रेन होती है, कुछ आपके बड़े साइज की होती है, उसे हम कोर्स ग्रेन कहते हैं। तो सेम वहां पे आपका ये है, कोर्स पार्टिकल्स कहते हैं वैसे उसे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन साइज पार्टिकल्स और फाइन ग्रेन सॉइल इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम वही है कि इसमें क्या होता है, जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फाइन ग्रेन के होते हैं, मतलब फाइन पार्टिकल्स आपके होते हैं, तो उनके बीच आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। अब यहाँ पे मेरे से कोई मत पूछना कि इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, इतना बेसिक तो नहीं समझा पाऊंगा यार मैं। ये तो अपने क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में चीजें पढ़ी होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। तो इस सॉइल जो आपकी होती है ना, इसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए आपकी फाइन ग्रेन सॉइल होती है। बिटवीन कैपिलरी एक्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल। कैपिलरी एक्शन मतलब क्या होता है, जो आपकी जो सॉइल होती है ना उसमें डिफरेंट लेयर्स होती है, तो उसमें क्या होता है, जब आपका पानी होता है, मॉइस्चर का कैपिलरी एक्शन का मतलब यहाँ पे क्या लिखा समझा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको आप समझो।
कि आपका जो आपका मॉइस्चर होता है ना, वो एक यहाँ से दूसरी लेयर में ट्रांसफर करता है। कैपिलरी एक्शन मतलब यही होता है कि ट्रांसफर करना, इसे आप ऐसे समझो। तो यहाँ पे सेम वही चीज है कि आपको जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसके अंदर आपके फाइन साइज पार्टिकल्स होता है, और इसे हम फाइन ग्रेन इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन कैपिलरी एक्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल। जो आपका मॉइस्चर होता है ना उसके बीच आपका कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन अगर इसे नहीं समझा है, एक बार ना आप सर्च कर लेना, आपको समझ आ जाएगा 3D डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे आपका ये तो समझ में आ गया कि फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन होती है। इसमें ज्यादा लिखने को आएगा तो आप थोड़े डायग्राम की हेल्प से आप इसे शो कर देना। बाकी यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सॉइल आता है। ऑर्गेनिक सॉइल को मैं ऐसे समझा दूं अगर, तो ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, आपकी वो सॉइल होती है जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर आपका प्रेजेंट होता है। ये मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे ना, तो अगर आप चाहो तो इस पार्ट को, अगर आपको वीडियो में दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख पाएगा, एक बार मैं वीडियो में क्लोज लाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये कोहेजन ऑर्गेनिक सॉइल का जो पार्ट है ना, इसको आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको वीडियो में क्लियर दिख जाएगा। या फिर मैं आपको उसको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द सॉइल कंटेन्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सेम वही चीज है, नाम पे समझ जाओ कि ऑर्गेनिक सॉइल है तो इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में आपका या फिर लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। और इसके पार्टिकल्स वो जो होते हैं ना आपके पार्टिकल्स ऑफ डिकम्पोज वेजिटेशन मैटर इज नोन एज ऑर्गेनिक सॉइल। जो मतलब आपके कण होते हैं ना, वो वेजिटेशन मैटर जो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, सड़ना होता है। तो जो सब्जी वगैरह या फिर जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, जब वो डिकम्पोज होता है तो उसके जो पार्टिकल्स बनते हैं ना, उसी को आपको ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल का मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक सॉइल का अगर मैं आपको बताऊं तो ये सॉइल ना बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए इसको आप फाउंडेशन वगैरह में इस्तेमाल नहीं करते हो, इसको आप डिस्कार्ड कर देते हो, हटा देते हो। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, एंड मोर कंप्रेसिबल देन सॉइल हैविंग द सेम मिनरल कंपोजिशन। यानी कि अगर आपके दो मिट्टी है ना, उनके अंदर आपके जो कंपाउंड्स है या फिर जो मिनरल्स है वो सेम है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है वो ज्यादा कंप्रेस होगी। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, बट लैकिंग इन आपका ऑर्गेनिक मैटर। मतलब अगर आपकी दो मिट्टी है ना, उनमें से एक में ऑर्गेनिक मैटर है, एक में नहीं है, तो जो हाईली कंप्रेसिबल होगी वो कौन सी होगी, ऑर्गेनिक्स वाली सॉइल होगी। इसीलिए हम उसको ना आपका फाउंडेशन वगैरह में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होता है, सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट मतलब बताऊं तो बिल्डिंग का जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, बारिश की वजह से मिट्टी नीचे बैठती है, उसी को आपका सेटलमेंट कहते हैं। और उससे आपका स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपका सेटल होने लगता है, यानी कि नीचे बैठने लगता है। तो आई होप यार यहाँ तक तो मैंने बहुत आसानी से वीडियो को समझा दिया आपको। वीडियो में जो भी टॉपिक्स था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे कुछ भी टॉपिक ऐसा बचता है ना जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो एक बार कमेंट करना। इसका पार्ट 3 भी आएगा आपका सॉइल मैकेनिक्स का। वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपके टर्म्स बचे हुए हैं, जैसे कि आपका क्ले और आपका सैंड का एक कंपैरिजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल वगैरह है, उनका मैं नाम वगैरह बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और मेजर सॉइल डिपॉजिट वगैरह क्या होती है इंडिया में। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सॉइल एक्सप्लोरेशन बताऊंगा। और बस वीडियो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना, वो 10-15 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा। तो अगर इस वीडियो में आपने यहाँ तक देख लिया है तो यार वीडियो को थोड़ा रिस्पॉन्स दो। आधे घंटे से ज्यादा नहीं बनाता हूँ मैं लेक्चर कोई भी, तो एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। अब तुम देख रहे हो ना शक्ल, थोड़ा मैंने शेविंग करा रखी है अपनी, तो थोड़ा शक्ल चेंज लग रही है। वो इसलिए लग रही है कि मैं इसको ना बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, मैं हर रोज इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ इतना सारा कंटेंट। और अभी 5th सेम के साथ 3rd सेम का भी अभी शुरू होने वाला है, और फिर 1st सेम का भी। तो यहाँ पे बहुत सारा मिक्सअप होने वाला है मेरे साथ। तो प्लीज है थोड़ा वीडियो को अपना रिस्पॉन्स देना। तो वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम ऐसे आपके एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में।